नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कोरोना के बारे में जो एक बार फिर डरा रहा है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। आज रिकॉर्ड 3,232 नए केस आए, 18 लोगों की मौत हुई है। साथ ही बात करेंगे गांव री गवर्नमेंट की। पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ है। साथ ही शहर के सरकार की भी बात होगी। नगर निकायों के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। और बताएंगे मूछराज जी के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं। डरना जरूरी है से। जी हां, डरना जरूरी है क्योंकि कोरोना डरा रहा है और आपको डरना है, सावधानियां बरतनी है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है और उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान पर हम जो टेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं बस उनको देखते जाइए और मुझे सुनते जाइए। पिछले 24 घंटे में 3,232 नए केस आए हैं। एक दिन में आने वाले केसेस अगर पिछले दिनों की हम तुलना करते हैं तो आज ये जो आंकड़े आए हैं वो अब तक के सबसे बड़े आंकड़े। पिछले आंकड़े से 900 से 1,000 ज्यादा। 18 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। कुल कोरोना केसेस 2,47,000 को पार कर चुके हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना की वजह से 2,181 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी एकाएक बढ़ गई है। प्रदेश में 24,116 एक्टिव केसेस हैं, यानी इनका इलाज चल रहा है। 2,20,000 से ज्यादा लोग जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, हालांकि उन्होंने रिकवर किया, वो ठीक हुए, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। लेकिन अब जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, वो डरा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लोग सावधानियां बरतना, धीरे धीरे भूल रहे हैं, कैजुअल हो रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं डरना जरूरी है। डरिए कोरोना से, सावधानियां बरतें, मास्क पहने। इधर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का भी टेस्ट हुआ था, उनकी रिपोर्ट आई है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। RUHS में इलाज के लिए वो भर्ती हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों से वो मिले। RUHS में उच्च स्तरीय सुविधाएं, उन्होंने कहा। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं, ये उन्होंने कहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन शर्मा से। सचिन, पिछला जो भी सबसे बड़ा आंकड़ा था उससे 900 से 1,000 ज्यादा, एक ऐसा रिकॉर्ड जो हम कभी टूटते नहीं देखना चाहते, वो अब टूटते जा रहा है और नया बन रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, आपने देखा जिस तरह की पूरे प्रदेश में इस समय 2,47,000 से ज्यादा के कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। और जहां तक अगर हम सैंपलिंग की बात करें तो 41,94,000 अब तक सैंपलिंग हो चुकी है, यानी करीब 42 लाख के आसपास सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 2.5 लाख जो है पॉजिटिव मिले हैं। जहां तक बात करें मौतों की तो लगातार आप देखिए कि जहां पहले रोजाना एक सिंगल फिगर में मौतें हो रही थी, पिछले एक हफ्ते से लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। डबल फिगर में जो है अब ये आंकड़ा आ रहा है, जिसमें आज अगर यूं देखें तो 18 मौतें जो हैं पूरे प्रदेश में दर्ज हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जयपुर जोधपुर जो है वो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहाँ पर लगातार 2 दिन से 4-4 मौतें दर्ज हो रही हैं दोनों ही जिलों में। इसके अलावा बात करें कोटा की तो वहां पे भी 2 मौतें दर्ज हुई हैं, अजमेर में 2 मौतें दर्ज हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां कर्फ्यू लगाया गया रात का, उनमें 8 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं या वहां सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हो रही हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि लोग जो हैं कोरोना से बचाव के लिए जो नियम बने हुए हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, मास्क लगाने का हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए या बार बार अपने हाथ धोने का जिस तरह से बार बार नियम बताए गए उसकी पालना करें। अगर जरा सा भी उन्हें कहीं लगता है कि उनके शरीर में कुछ जो है असहज वो अपने आप को महसूस करते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, अगर क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो ऐसे में ये लक्षण भी जरूर आते हैं। कई बार लोग जो है धोखा खा जाते हैं कि शायद उन्हें सर्दी लगी है, उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है, जो लोगों के लिए एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। और ऐसे में ये जो वायरस है वो सचिन दो बातें यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ये उन लीडर्स में से रहे हैं जो अमूमन मीडिया के कैमरे पर मास्क के साथ ही स्पॉट हुए, दूरियां भी बरतते दिखे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोरोना के चक्रव्यूह में फंस गए। इसे लेकर के अपडेट्स हैं। और दूसरी बात, ये जो इतना गैप मिला प्रदेश को अपनी चिकित्सकीय सुविधाओं को दुरुस्त कर लेने का, उसका कोई खास फायदा पहुंच पाया हो ऐसा महसूस तो नहीं होता है जमीनी स्तर पर। लगता है कि अभी और भी बहुत सी तैयारियों की जरूरत थी, काश समय रहते हो जाती।
बिल्कुल, सब पहले आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से सितंबर में जो पहला पीक था, जब वो उतार पे था, यानी अक्टूबर का महीना हम कह सकते हैं कि ऐसा महीना था जिसमें केसेस कम हुए थे और पूरे प्रदेश में जिस तरह से आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा था सितंबर के आखिरी सप्ताह तक, वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाकर के काफी कुछ हद तक थम गया था। तो ऐसे में चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा भी था कि चूंकि कोरोना के जो मरीज होते हैं, खास करके जो गंभीर किस्म के मरीज होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की और वेंटिलेटर्स की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि और मरीज जो हैं जिनको माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो उनका होम आइसोलेशन में इलाज हो जाता है। तो जहां तक बात करें गंभीर मरीजों की, तो लगातार ये बात मुख्यमंत्री द्वारा दोहराई गई, चिकित्सा मंत्री ने भी इस बात को लगातार दोहराया और ये कहा कि ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाया जाए, जो कैपेसिटी। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम बातचीत के लिए। और इधर कोरोना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अहम बैठक से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है उसकी तैयारियों पर चर्चा हुई है, कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा हुई है, नाइट कर्फ्यू, कोरोना की रोकथाम, इन पर भी डिस्कशन किया गया है मीटिंग में। सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या अपडेट्स हैं? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठक है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में, 2 फेज में वो बैठक हो रही है। उसी की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है। खास जो बात है वो है कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर के। दिवाली के आसपास ही केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिख करके और उनसे जो हेल्थ वर्कर का डेटा है वो मांगा था और राज्य ने वो डेटा भेज भी दिया है। मतलब ग्राउंड स्तर पर अगर देखा जाए तो वैक्सीन आने की स्थिति में पहले ही वैक्सीनेशन के लिए राज्यों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, तो केंद्र ने भी शुरू कर दी है। कल जो प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है उसमें वैक्सीनेशन की तैयारियां और जो ग्राउंड लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोक्योरमेंट है, उन सब तैयारियों को लेकर के और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चर्चा की जाएगी हर राज्य के मुख्यमंत्री से, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी राजस्थान की तैयारियों को लेकर के फीडबैक देंगे। तो अगर वैक्सीन आती है तो उसको लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो तैयारियां चाहिए, वो अभी से शुरू कर दी गई है ग्राउंड पर। अगर मेडिकल महकमे की बात की जाए तो हेल्थ वर्कर्स का डेटा तैयार करना और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वैक्सीनेशन के लिए, उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी पर ये चर्चा चल रही है कि कल पीएम के सामने जो प्रेजेंटेशन देना है उसको लेकर के बात है। साथ ही नाइट कर्फ्यू और जो पिछले दिनों 2-3 फैसले किए गए हैं उनका धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो पा रहा है 2 दिन में, उसका रिव्यू भी इस बैठक में किया जाएगा। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना पर भारी लापरवाही की। सबसे पहले विधायक जी की माफी सुनिए। परसों की घटना है, मैं हमेशा से मास्क बांटता आया हूँ, मास्क लगा कर रहता हूँ। कल जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उस समय वहाँ बहुत भीड़ थी और उत्तेजना का माहौल था लोगों में। मैं हमेशा मास्क लगा के रखता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ में मास्क था। बहुत देर तक मास्क लगा के थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए सांस लेने के लिए जब कभी होती है तो आदमी हाथ में हटा लेता है। उसके लिए अगर आप किसी आदमी को ऐसा बुरा लगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो विधायक जी का बिना मास्क वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने माफी मांगी, लेकिन विधायक जी फिर भूल गए कि कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। और जो 2 तस्वीरें आपने देखी उनमें से दूसरी तस्वीर थी कोरोना नियम तोड़ने की। अब विश्वास मानिए, जाने क्या संदेश जाएगा इन तस्वीरों को देखने के बाद नेताजी द्वारा। आपको बता दें ये तस्वीर दौसा में कांग्रेस की मीटिंग की है। निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर मंथन हो रहा है, जहां चुनाव प्रभारी विधायक अमीन कागजी और दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग धारा 144 अगर आपको कहीं नजर आ रही है तो जरूर बताइएगा। एक तरफ सीएम गहलोत के निर्देश पर पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी है, 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। दूसरी ओर दौसा में इस कांग्रेस की बैठक में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने न केवल धारा 144 की धज्जियां उड़ा दी, सोशल डिस्टेंसिंग भी हवा हवाई दिखी। कई कार्यकर्ता तो बिना मास्क के घूमते दिखे। ऐसे में एक और जहां कांग्रेस सरकार लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर उनके ही विधायक और कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइंस का
उल्लंघन कर रहे हैं। और ऐसे में कुछ बेहद बड़े सवाल उठते हैं। न्यूज 18 राजस्थान उन सवालों को उठा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान ये पूछना चाहता है कि सरकार हर मोर्चे पर, मीडिया के कैमरे पर जब पाठ पढ़ा रही है बचाव के, दिखा रही है कि वो सतर्क है, तो फिर उनकी पार्टी यानी कांग्रेस के चेहरे इस तरह लापरवाह क्यों हैं? प्रदेश में धारा 144 लगी है, ऐसे में उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह भीड़ में कैसे नजर आए? क्या नियम तोड़ने वालों पर पार्टी कोई कार्रवाई करती है? क्या कोरोना से जंग ऐसे जीती जाएगी? और चलिए अब सुनाते हैं कि न्यूज 18 से बातचीत में विधायक अमीन कागजी ने क्या कुछ कहा। मास्क की अपील करी थी, मास्क से में ही थे ज्यादातर लोग अपील। आपने देखा होगा वहाँ पे मास्क पहनने की मैंने सबको हिदायत भी दी थी। और मैं खुद भी मास्क में था, मैंने सबको कहा भी था कि मास्क में ही, और जो छोटी छोटी जितनी भी मीटिंग करी, अब ये हमने तो सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप मीटिंग करी है। अमीन जी, यहाँ पर आपने बोला दिशा के अनुसार, दिशा के अनुरूप मीटिंग की है। मुझे तो यहाँ पर मास्क तो नजर आ ही नहीं रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। अमीन जी देखिए, मैं वहाँ बहुत ज्यादा देर वहाँ नहीं रुका, थोड़ी देर रुक के जैसे ही वहाँ पे ज्यादा लोग उत्साहित थे, ज्यादा भीड़ थी, मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। अमीन जी, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर, तो दर्शकों के मन में तो ये सवाल उठेगा कि नेताजी एक तरफ तो कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ नेता ही सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के धज्जे उड़ा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है, इसके अंदर सारी बात जो भी थी सूरत-ए-हाल, मैं अभी आपको ये बताऊं कि वहाँ पे मैं 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं रुका। 10-12 मिनट रुकने के बाद में जैसे ही लोग आए वहाँ पे, शुरू में जब मीटिंग हुई थी सारे पदाधिकारियों की मीटिंग थी, अंडर 50 लोगों के अंदर की मीटिंग थी, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि कोई इंडोर मीटिंग हो रही है तो लोग बाद में आ गए। अमीन जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मीटिंग हुई, आपको पहले से पहले एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए थी कि इस तरीके से लोग बैठे जाएंगे, इस तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा और ज्यादा संख्या में लोग नहीं जुटेंगे, क्योंकि प्रदेश में 144 धारा लगाई हुई है। बिल्कुल दिशा निर्देश थे, पार्टी पदाधिकारियों को ये बताया हुआ था कि भाई वहाँ 144 के अनुरूप मीटिंग होगी, हम 5-5 आदमियों से मिलेंगे, इससे ज्यादा लोगों से हम नहीं मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे जैसे ही हमने मीटिंग शुरू करी, आसपास से लोग जो जिनको ये पता लगा कि यहाँ कोई टिकट के बारे में चर्चा हो रही है, मीटिंग होने की संभावना है, तो वो लोग ज्यादा आ गए। अच्छा, और उसको तुरंत चलिए अमीन जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल बस यही रहेगा कि अगर जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर बेहद भयावह है, क्योंकि बहुत संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर किसी को भी कोरोना पॉजिटिव अगर कोई हुआ, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, ऐसा है, वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग होने की वजह से हमने जैसे ही लोगों की ज्यादा आने की संभावना और आते लिखे, तो हमने तुरंत इसको वाइंड अप कर दिया मीटिंग को। 10 जिला परिषद 65 पंचायत समितियों के लिए पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई। 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। पहला चरण संपन्न, अब दूसरे की तैयारी। 27 नवंबर को गांव री गवर्नमेंट का दूसरा चरण। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। 10 जिला परिषद और 65 पंचायत समितियों के लिए पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे कोटा हो या उदयपुर, अजमेर हो या बीकानेर, बाड़मेर हो या डूंगरपुर, हनुमानगढ़ हो या जालोर, झालावाड़ हो या सीकर, गांव की सरकार के लिए लोगों ने जमकर मतदान किया। सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की कतार देखने को मिली। कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर चुनाव करवाया गया। बूथों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए थे। वहीं मास्क लगाकर आने वाले मतदाताओं को बूथों में प्रवेश दिया गया। अब 27 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा। तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। चौथे और आखिरी चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव
10 दिसंबर को होगा। उप प्रधान या उप प्रमुख के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होगा। 8 दिसंबर को होगी सभी चरणों की मतगणना। पहले चरण के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। अब बारी दूसरे चरण की है। उसके लिए प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ। सुबह से ही पोलिंग बूथ्स पर कतारें दिखनी शुरू हो गई थीं। बुजुर्ग, युवा, तमाम वर्गों में, महिलाओं में उत्साह भी नजर आया और कोरोना गाइडलाइंस की भी पालना की गई। चलिए चलते हैं अजमेर। सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, किस तरह की तस्वीरें रही दिन भर और क्या मतदान प्रतिशत सामने आया है अब तक? अभिजीत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, लगता है मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल 10 जिला परिषद, 65 पंचायत समिति जिनके लिए आज वोटिंग हुई है। पहले चरण का ये चुनाव रहा। मतदाताओं ने इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है और एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी अभिजीत से बातचीत की। अभिजीत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं दिन भर किस तरह की तस्वीरें रहीं और क्या मतदान प्रतिशत सामने आ गया है? देखिए स्वप्निल, फाइनल मतदान प्रतिशत अजमेर जिले की 4 पंचायत समितियों का निकलकर सामने आया है। जो 59.68% कुल वोटिंग परसेंटेज रहा है जिले की 4 पंचायत समितियों में और ये बेहद कम जो है वोटिंग परसेंटेज रहा है। अगर हम पिछले चुनावों की तुलना इससे करें तो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चारों पंचायत समितियों में, जिसमें केकड़ी, सावर, सरवाड़ और भिनाई पंचायत समिति शामिल है, जिनके 64 वार्डों के लिए 2,98,000 मतदाता जो है रजिस्टर्ड थे। उनमें से करीब 59% मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपने गांव के और पंचायत के सदस्यों का चयन यहां पर कर लिया गया है। जो छिटपुट घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो भिनाई पंचायत समिति के बाननवाड़ा में एक मतदान केंद्र था जहां पर 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने थोड़ी देर के लिए माहौल को गर्माहट भरा बना दिया था। पोलिंग के दौरान दोपहर 3 बजे एक फटाका जो है वो छत को फलांगता हुआ पोलिंग बूथ के अंदर गिरा था, जिसको देखते हुए एक बार तो वहां पर सनसनी फैल गई थी और जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे वो जो है संदिग्ध युवक की तलाश करते हुए लाए थे। लेकिन शाम को करीब 4:30 से 4:45 बजे के बीच में ऐसा घटनाक्रम एक और घटित हुआ था, जिसमें एक युवक को पुलिस ने पकड़ा भी था, लेकिन माइनर होने के चलते उसे हिदायत देकर छोड़ दिया गया था। इस सब के अलावा पूरे जिले में जहां जहां चुनाव हुए हैं, शांतिपूर्ण चुनाव हुए। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और एसपी कुंवर राजदीप ने चारों पंचायत समितियों के जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे वहां का निरीक्षण किया और खास तौर से जो कोरोना की गाइडलाइंस, हेल्थ प्रोटोकॉल तय किए गए थे, जिसमें नो मास्क नो एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट था, उसका निरीक्षण किया। साथ ही साथ सामाजिक दूरी और हैंड सैनिटाइजर का निरीक्षण किया और तमाम मतदान केंद्रों पर हम करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगातार करीब 1 दर्जन से ज्यादा मतदान केंद्रों पर तो हम खुद गए हैं। किसी भी मतदान केंद्र पर इस तरह की लापरवाही कोरोना को देखते हुए नहीं सामने आई जहां पर बिना मास्क के मतदान केंद्रों पर मतदाता घूम रहे हो। तो कुल मिलाकर 59.68% का मतदान रहा है। 64 वार्डों के जो उम्मीदवार थे उनकी भाग्य की जो पेटी जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो ईवीएम मशीनें हैं वो पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। शुक्रिया अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं नगर निकाय के रण की भी। आज से नामांकन प्रक्रिया इसके लिए शुरू हो गई है। कुछ तस्वीरें देखिए आप, आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। पहली दौसा की जहां प्रत्याशियों ने नामांकन किया और दूसरी कोटा की जहां प्रत्याशी नॉमिनेशन करते दिखाई दिए। तो पंचायत चुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव की रणभेरी भी बच चुकी है। प्रदेश के अनेक निकायों में 11 दिसंबर को मतदान होगा। इसी क्रम में दौसा में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 नवंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। कोरोना को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के बाहर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। आज 23 तारीख से नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दौसा जिले के दौसा जो नगर परिषद है उसके 55 वार्डों में चुनाव संपन्न होने हैं, जिसके लिए 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक 27 तारीख तक ये नामांकन लिए जाएंगे।
कोविड को देखते हुए स्पेशली व्यवस्थाएं की गई हैं। मास्क, सैनिटाइजर, गोले बनाए गए हैं और एक बार में एक ही व्यक्ति को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। नामांकन प्रक्रिया है वो 27 नवंबर तक यहाँ पर जारी रहेगी। सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। ऐसे में दौसा सहित लालसोट और बांदीकुई में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 11 दिसंबर को मतदान होगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और कोटा में भी निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इटावा और रामगंज मंडी नगर पालिका के चुनाव को लेकर आज से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हिंगोनिया गौशाला के लिए डबल निगम के प्लान की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर स्थित हिंगोनिया गौशाला में बदहाली का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। गौशाला की बदहाली के लिए जयपुर नगर निगम के बंटवारे को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। अब ग्रेटर नगर निगम की मेयर इस मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब सुधरेंगे हिंगोनिया गौशाला के हालात। गौशाला के लिए ग्रेटर निगम का प्लान। गोवंश का खर्च वहन करेंगे दोनों नगर निगम। गोवंश की पूजा कर उसकी आरती उतार रही ये महिला हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर। सौम्या ने रविवार को हिंगोनिया गौशाला का दौरा किया और गोवंश की हालत देखकर परेशान हो गई। गौशाला संचालित करने वाले अक्षय पात्र फाउंडेशन को जयपुर ग्रेटर नगर निगम भुगतान करता है। गोवंश की हालत सुधरे इसके लिए सौम्या गुर्जर ने सीएम से बातचीत कर भुगतान में हेरिटेज नगर निगम की हिस्सेदारी भी तय करने की बात कही। नहीं, ये भी मैं मुख्यमंत्री जी से अभी मिलूंगी तो उनसे भी अनुरोध करूंगी कि हेरिटेज की गायें भी यहाँ आती है तो देन इसके लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं जो हैं ये काफ़ी नहीं है। और दोनों नगर निगम मिलकर भुगतान करें ऐसी? बिल्कुल, दोनों नगर निगम का, हाँ, ये भी रख सकते हैं अपन, क्योंकि अकेले एक के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि गायें तो पूरे जयपुर शहर की ही आ रही है यहाँ, तो मुख्यमंत्री जी से इसकी गौशाला की भी बात रखूंगी। वहीं दूसरी ओर हिंगोनिया गौशाला पहुंची हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर ने भी गोवंश का जायजा लिया और वहां के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए गौशाला की बेहतरी के लिए हर संभव सहायता करने का भरोसा दिया। एक्चुअली अभी नगर निगम बटे हैं, गौशाला नहीं बटी है। ऐसा आपको जिसने कहा है मुझे नहीं पता, पर गौशाला का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अगर ग्रेटर में वैसे तो गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये ग्रेटर में आती है तो भी मैं सेवा के लिए अग्रसर रहूंगी। हेरिटेज में आती है तो मैं प्रॉपर पूरा करूंगी। गौ सेवा के लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई बंटवारा नहीं। गौ सेवा होती है। मानव धर्म बनता है मेरा, मानव होने के नाते, कि मैं गौ सेवा करूँ। फिलहाल शहर की सरकार बने अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम के बीच गोवंशों को लेकर सियासत शुरू हो गई है, जिसमें दोनों नगर निगमों की मेयर बढ़-चढ़ कर गो सेवा का दावा कर रही हैं, जो गौशाला के कल्याण के लिए एक शुभ संकेत है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।